बिन माँ की बहू। साक्षी के पैदा होते ही उसकी माँ गुजर जाती है, जिसके बाद उसके पिता आलोकनाथ अकेले ही उसका पालन पोषण करते हैं। 16 साल की उम्र से ही साक्षी ने घर चलाने के लिए नौकरी शुरू कर दी थी। बेटी से बढ़कर एक बेटे की तरह वो अपने पिता को कंधे से कंधा मिलाकर काम में हाथ बटाती रहती है। साक्षी, मेरे होते हुए तुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे हर शौक पूरे करने के लिए मैं अभी जिंदा हूँ। और आपकी शौक का क्या पापा? आपके भी तो कुछ शौक होंगे ना, मुझे वही सब पूरे करने हैं। मेरे शौक का क्या बेटा, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे शौक तो तेरी माँ के साथ ही कब के मर चुके हैं। अब तो सिर्फ एक ही सपना है मेरा कि जल्दी से किसी अच्छे लड़के को देखकर तेरी शादी करा दूं। क्या पापा, आपकी हर बात मेरी शादी पर आकर ही क्यों अटक जाती है? अगर मैं चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? इसलिए मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, एक ना एक दिन हर लड़के को जाना ही पड़ता है। तुझे भी जाना तो होगा ही। अपने पिता की बातों से निराश होकर साक्षी अपने रूम में चली जाती है। पिता से दूर होने के ख्याल से ही वो फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ दिनों के बाद, आलोकनाथ जी, हमारी नजर में एक लड़का है। उसके पास बंगला, कार, सब कुछ है। सुना है करोड़पति लोग है वो। आप कहे तो आपकी बेटी के लिए बात करूं? अरे लेकिन हमारे इतने बड़े परिवार में अपनी बेटी ब्याहने की हैसियत नहीं है। उन सब की चिंता मत कीजिए। उन लोगों को दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए। वो लोग तो सिर्फ अपने परिवार के लिए गुणी और संस्कारों से परिपूर्ण बहू चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो आप उन लोगों से मेरी बेटी के बारे में बात कीजिए। मेरी बेटी में वो सभी गुण हैं जो वो अपने परिवार की बहू के लिए चाहते हैं। इस तरह वो साक्षी का रिश्ता लेकर अर्जुन नाम के लड़की के परिवार के पास जाता है। साक्षी की फोटो देखकर लड़के वाले उसे झट से पसंद कर लेते हैं, जिसके बाद अर्जुन के परिवार वाले साक्षी को देखने उसके घर पहुंचते हैं। आलोकनाथ जी, हमें तो आपकी लड़की फोटो में ही पसंद आ गई, और फिर भाई साहब ने आपकी लड़की की तारीफ भी बहुत की है। अब तो बस आप हमें उससे मिलवा ही दीजिए। साक्षी बिटिया, बाहर आना तो। साक्षी। अपने पिता की आवाज सुनकर साक्षी तुरंत बाहर आ जाती है और एक एक करके सभी के पैर छूती है। आलोकनाथ जी, आपकी बेटी तो सच में बहुत गुणवान और संस्कारी लगती है। बिटिया, क्या क्या शौक है तुम्हारे? पापा, और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के अलावा मेरे और कोई शौक नहीं है। आपने अपनी लड़की को सच में बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं भाई साहब। इसे अपने घर की बहू बनाना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। इस तरह सबकी राजी खुशी से अर्जुन और साक्षी की शादी भी हो जाती है। साक्षी की सास उसे एक माँ का भरपूर प्यार देती है और कभी उसे मायके की कमी महसूस नहीं होने देती। साक्षी बेटा, तू आराम कर। सुबह से घर के काम पर लगी है, थक गई होगी अब बिटिया। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा ना, अपने रूम में जाकर आराम कर। अरे काम की टेंशन मत ले। अपनी सास की जिद के आगे हार मानकर साक्षी अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसका पति भी वहां पहुंच जाता है। साक्षी, तुमने मेरी रेड कलर की फाइल देखी क्या? जी नहीं, मैंने तो आपकी कोई फाइल नहीं देखी। साक्षी, तुमसे मेरी एक फाइल तक नहीं संभाली जाती। 1000 बार बोला है तुमसे कि मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो। मेरी सुनती ही कहाँ हो तुम? माँ ने बहुत सर पर चढ़ा रखा है तुम्हें। अर्जुन के इतना कहते ही साक्षी रोने लगती है। साक्षी के रोने की आवाज सुनकर उसकी सास वहां पर आ जाती है। साक्षी बेटा, क्यों रो रही है? इस नालायक ने कुछ किया है क्या? साक्षी अपनी सास मीना को सारी बात बताती है। क्यों? गधे, अपनी फाइल का खुद तो ध्यान रखता नहीं और बहू को ताने देता है। माँ, अब तो रहने ही दो। आपको हर समय अपनी बहू ही सही लगती है। सही लगती नहीं, सही है मेरी बहू। माँ समझाइए ना इन्हें, ये हर समय मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। खबरदार अर्जुन, जो आज के बाद तूने मेरी बहू के साथ ऐसा बर्ताव किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी माँ की डांट सुनकर अर्जुन वहां से चला जाता है। बहू, अगर दोबारा ये तुम्हें ऐसा कुछ कहे तो तुम मुझे आकर फौरन बोल देना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी बेटा। माँ, आप सच में बहुत अच्छी हो।
मुझे बचपन से लेकर आज तक कभी एक माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन जब से आप मुझे मिली हैं, तब से मुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं हुई। अरे पगली, मैं भी तो तेरी माँ ही हूँ, और मेरे होते हुए अब तुझे कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। एक दिन, साक्षी अब मैं तंग आ चुका हूँ तुमसे, भगवान के लिए मुझसे दूर रहा करो। अब मुझे ना चिढ़ होने लगी है तुमसे। अर्जुन, ये क्या तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? माँ प्लीज, आप रोज रोज इसकी पैरवी करने मत आया कीजिए। अरे क्या हुआ, सुबह सुबह तमाशा क्यों लगा रखा है? पापा, आपको पता है, इस साक्षी की वजह से मेरा लैपटॉप खराब हो गया है। ऑफिस का पूरा डाटा इसी में था, और देखिए ना, इसने उसमें चाय गिरा दी। अब मैं अपने बॉस को क्या जवाब दूंगा? माँ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने जानबूझकर चाय नहीं गिराई। मैं तो इन्हें दे रही थी चाय, लेकिन इन्होंने ही ठीक से नहीं पकड़ी। अच्छा, तब इसमें भी मेरी ही गलती है। वाह साक्षी वाह। अर्जुन, तू बहू पर इतना क्यों भड़क रहा है? अब जो हो गया सो हो गया। सुन लेना ऑफिस में थोड़ी सी डांट। अब अपनी बीवी के लिए इतना तो कर ही सकता है ना तू? मैं आपके लिए दूसरा लैपटॉप ले आऊंगी, आप परेशान मत होइए। कोई जरूरत नहीं है उसकी, मैं खुद ले लूंगा। मेहरबानी करके अब मेरे सामान से दूर रहना। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला जाता है, जिसके बाद साक्षी फूट फूट कर रोने लगती है। चुप हो जा बेटा, उसकी बातों का बुरा मत माना कर। अरे वो तो पागल है। मीना के इतना कहते ही साक्षी उसे कसकर गले लगा लेती है। माँ, आप नहीं होती तो मेरा क्या होता? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो भगवान ने मुझे सास के रूप में मेरी माँ लौटा दी है। बेटा, जीवन में ये सब चलता ही रहता है, ऐसी बातों को दिल पर नहीं लगाना चाहिए। चल अब अपने आंसू पोंछ और मेरे साथ काम में हाथ बटा। इतना बोलते ही मीना रसोई की तरफ चल देती है। साक्षी भी अपनी सास के पीछे चल देती है और सभी बातों को भूलते हुए खुशी खुशी काम पर लग जाती है। मन ही मन साक्षी अपनी सास को हर जन्म में अपनी माँ के रूप में मांगने के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहती है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। मीना हर समय ढाल बनकर अपनी बहू के लिए खड़ी रहती। तभी एक दिन पड़ोसी, मीना, तूने अपने बेटे के लिए यह कैसी बहू चुनी है, जिसकी माँ उसके पैदा होते ही गुजर गई? अरे ये तो कुलक्षणी है। ऐसों के घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, और तूने उस घर से लड़की चुन ली। ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मीना, तूने उस बिन माँ की बहू को बहुत सर पर चढ़ा कर रखा है। अभी भी वक्त है, संभाल ले उसे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे हाथों से फिसल जाए तेरी बहू। ये तुम लोग क्या बोल रही हो? मेरी बहू बाकी बहू जैसी नहीं है, वो तो कोहिनूर से भी कीमती है मेरे लिए। हमारा काम था तुझे समझाना। बहू को कभी भी बेटे से बढ़कर प्यार नहीं देना चाहिए, वरना उन्हें बिगड़ते देर नहीं लगती। और यहाँ तो तेरी बहू बिन माँ के पली बड़ी है। न जाने उसके बाप ने कैसे संस्कार दिए होंगे उसे। चुप करो तुम लोग, मैं अच्छे से समझती हूँ तुम लोग मुझे मेरी बहू के खिलाफ भड़काना चाहते हो। देख मीना, हम तेरी सहेलियां हैं, तुझे भड़काकर हमें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन बहू को इतना सर पर चढ़ाना ठीक नहीं। हमारा काम तो सिर्फ तुझे आगाह करने का था, बाकी मानना न मानना तेरी मर्जी। चल मीना, अब हम लोग चलते हैं, तू अपना ध्यान रखियो। इतना बोलकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद मीना घंटों तक सोच में डूब जाती है और अपने बहू के प्रति इतनी सारी बातें सुनकर कहीं ना कहीं उसके मन में भी साक्षी के लिए हीन भावना जन्म लेती है। तभी वहां पर साक्षी भी आ जाती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। रख दे और जा। क्या हुआ माँ जी, आप कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हैं। कहाँ ना जा यहाँ से, एक बार में तुझे सुनाई नहीं देता क्या? अपनी सास का बदला सा व्यवहार देख साक्षी तुरंत वहां से चली जाती है। अगले दिन, बहू, आ बहू, कहाँ चली गई? साक्षी! जी माँ जी। ये क्या, घर इतना गंदा कैसे हो रखा है? कभी हाथ पैर भी मार लिया कर इधर उधर, वैसे तो सारा दिन घर में नाचती रहती है। मैं अभी पूरा घर अच्छे से साफ कर देती हूँ माँ जी। एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में बाल्टी लिए साक्षी चुपचाप घर के कामों में लग जाती है। शाम में, साक्षी, ऑफिस में मेरी कल बहुत जरूरी मीटिंग है, मेरे कुछ कपड़े प्रेस कर दो, मुझे कल जल्दी निकलना है। जी अभी कर देती हूँ।
साक्षी अर्जुन के कपड़े प्रेस कर ही रही होती है, तभी उसके ससुर उसे आवाज लगा देते हैं, जिस पर वो भागते हुए उनके पास जाती है। और थोड़ी देर बाद जब रूम में आती है तो वो देखती है कि अर्जुन के कपड़े बुरी तरह से जल चुके थे। मैंने कहा था ना तुमसे कि कल ऑफिस के मीटिंग में मुझे यही कपड़े पहनने हैं, उसके बाद भी तुमने मेरे कपड़े जला दिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, समझ में आ रहा है तुम्हें? शोर की आवाज सुनकर अभय और मीना भी वहां पहुंच जाते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? पापा देखिए ना, इसने मेरी नई शर्ट जला दी जो मैं कल मीटिंग में पहनने वाला था। बेटा उसे मैंने ही आवाज दी थी, इसलिए वो शायद जल्दबाजी में प्रेस का बटन बंद करना भूल गई होगी। पापा अब आप भी माँ की तरह इसका साथ दे रहे हैं। अर्जुन, इस बार तू सही है और बहू गलत। आखिर वो इतनी लापरवाह हो कैसे सकती है? माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब तुम्हारी सजा ये है कि अभी और इसी वक्त तुम मेरे बेटे के लिए हूबहू ऐसी ही शर्ट ढूंढ कर ले आओ। जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस समय कहाँ जाएगी हमारी बहू? और अब तो सारी दुकानें भी बंद होने वाली होंगी। अगर दुकानें बंद हो भी गई होंगी तो उसे खुलवाकर मेरे बेटे के लिए शर्ट लेकर आओ। माँ रहने दीजिए, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। पापा ठीक कह रहे हैं, इस समय कहाँ जाएगी ये? मैं कोई दूसरा शर्ट पहन लेता हूँ। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब गलती इसने की है तो सुधारना भी इसे ही पड़ेगा। जाकर शर्ट लेकर आओ। मीना की बातें सुनकर साक्षी रोते हुए वहां से चली जाती है और रात के 10 बजे तक पति के लिए दुकानों पर जाकर कपड़े ढूंढती रहती है। थक हार कर करीब 12 बजे साक्षी कपड़े लेकर घर पहुंचती है। अर्जुन की ऑफिस के मीटिंग के लिए तुम्हें हूबहू वैसे ही कपड़े मिले या नहीं? ये रहे कपड़े मम्मी जी। साक्षी अपनी सास को कपड़े देकर जा ही रही थी कि मीना उसके हाथ में चोट देखती है। ये चोट कैसे लगी तुझे? पता नहीं, जल्दबाजी में शायद किसी चीज से लग गई होगी। इतनी बड़ी हो गई हो, अब अपना ध्यान रखना कब सीखोगी? आप तो जानती ही हैं माँ, मैं बिन माँ की पली बड़ी हूँ। माँ के ना होने के कारण मेरे सर पर इतनी जिम्मेदारियां थी जिन्हें निभाते निभाते मैं खुद का ख्याल रखना ही भूल गई। लेकिन आप जानती हैं माँ, मुझे अब भगवान से कोई गिले शिकवे नहीं है, क्योंकि भले ही उन्होंने मुझसे एक माँ छीनी है, लेकिन उन्होंने आपको मुझे दिया है और अब आप ही मेरी माँ हैं। इतना कहकर साक्षी माँ से चली जाती है। साक्षी की बातों को सुनकर मीना को भी अपने कहे और अपनी गलतियों पर पछतावा होने लगता है, इसलिए वो बिना खाए पिए ही सो जाती है। अगले दिन, माँ जी कल का सारा खाना तो ऐसे ही पड़ा है, आपने अच्छे से खाना नहीं खाया था क्या? मुझे भूख नहीं थी कल। साक्षी अपनी सास के दर्द को समझ जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलिए माँ जी, मैंने आपके लिए आपकी फेवरेट छोले भटूरे बनाए हैं। आपने कल रात से कुछ नहीं खाया था ना, इसलिए सुबह उठते ही मैंने पहले आपके लिए खाना बनाया है। खाना तो तूने भी नहीं खाया होगा ना, चल जाकर पहले तू खा ले। माँ जी क्या हम साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते प्लीज? बहुत दिन हो गए हैं। साक्षी के इस तरह बोलने से मीना का दिल पिघल जाता है और वो मान जाती है। साक्षी मीना के लिए खाना लगाती है, जिसका पहला निवाला मीना अपनी बहू को खिलाती है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं जानती हूँ पिछले कुछ दिनों से मैंने तुझे बहुत चोट पहुँचाई है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं माँ जी, आपका पूरा हक है मुझे डांटने का। मुझे आपकी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं लगा। अपनी सहेलियों की बातों में आकर मैंने अपने दिल में तेरे लिए नफरत पाल ली थी, लेकिन कल जब तुझे रोते बिलखते देखा तो मेरी ममता फिर से लौट आई। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं एक अच्छी सास नहीं बन सकी। किसने कहा आपसे कि आप अच्छी सास नहीं हैं? आप तो वर्ल्ड की बेस्ट सास हो, और सच कहूं उससे भी बढ़कर बेस्ट 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 मेरी माँ हो आप। इतना कहकर साक्षी अपनी सास को गले लगा लेती है और उसके बाद दोनों पहले की ही तरह हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं। फिटनेस वाली बहू। चंद्रनगर गांव में सुगना अपने बेटे रमन के साथ रहा करती थी। कुछ ही दिनों में उसकी शादी राधा नाम की एक लड़की से हो जाती है। राधा फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा सजग होती है
और वो घर के बाकी लोगों को भी दिन भर फिटनेस टिप्स देती रहती है। बहू, आज तो मुझे आलू पूरी खिला दो। नहीं माँ जी, उसमें बहुत ज्यादा फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है। आपको तो मैं आज प्रोटीन सलाद बनाकर खिलाऊंगी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक लगता है, मगर धीरे धीरे सुगना और रमन दोनों ही राधा की इस आदत से परेशान होने लगते हैं। राधा, मैं मानता हूँ हमें फिटनेस के प्रति सजग रहना चाहिए, मगर बाकी की चीजें भी खानी उतनी ही जरूरी है। रोज रोज प्रोटीन सलाद थोड़ी ना खाया जाता है। आपको तो खुद तला फला खाना है, माँ जी का तो आप बस बहाना बना रहे हो। देखो जी, जो आप खाते हो आप वही बन जाते हो। अरे मुझे ये सब ज्ञान मत दो राधा, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज खानी जरूरी होती है। तेल और घी भी खाना जरूरी होता है एक मात्रा में। खैर, तुम नहीं समझोगी। कुछ दिनों बाद तीज आने वाली होती है और सुगना अपने दोस्तों के लिए तीज पार्टी रखती है। अरे बहू, आज तीज है और मैंने कुछ सहेलियों को खाने पर बुलाया है। कुछ अच्छा सा उन सब के लिए पकाना। ठीक है माँ जी। शाम को सुगना की सब दोस्त आ जाती हैं। सुगना सबको अपनी बहू से मिलवाती है। अरे वाह सुगना, तुम्हारी बहू तो बहुत ही खूबसूरत है। सिर्फ खूबसूरत ही है या गुनी भी? अरे नहीं नहीं, मेरी बहू बहुत ही संस्कारी है, घर का सारा काम भी खुद करती है। थोड़ी देर सब गप्पे मारते रहते हैं, फिर राधा टेबल पर खाना लगा देती है। खाना लगा दिया है मैंने, आप सब खा सकते हैं। सब लोग टेबल पर आते हैं। अरे ये सब क्या है? आंटी, ये पालक का सूप है और वो स्प्राउट सलाद। वो सब तो ठीक है बहू, मगर खाना कहाँ है? आंटी, यही खाना है, इससे हेल्थ भी बनी रहेगी और आप सबकी उम्र में तो यही खाना ठीक रहता है। हमारी उम्र मतलब? अरे हम कोई बुढ़िया थोड़ी ना हो गई हैं। और ओ सुगना, अगर खिलाना ही नहीं था तो हमको बुलाया ही क्यों? सब मूड खराब हो गया तीज के दिन, चलो यहाँ से। और ये सब बोलते हुए सब औरतें चली गई। अरे ऐसा क्यों किया राधा? मैंने बोला था ना कि कुछ अच्छा बनाना। तुम्हारे फिटनेस टिप्स हर जगह अच्छे नहीं लगते। आज तुम्हारी वजह से सब मुझे इतना सुना कर गई। जाओ, अब वो पालक सूप और सलाद खुद ही खाओ। उधर रमन भी राधा की इस आदत से बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो रोज उसके टिफिन में कोई ना कोई सलाद बनाकर देती और दाल देती। और एक शाम जब रमन ऑफिस से लौटता है तो अचानक गुस्से से आग बबूला हो जाता है। राधा, ओ राधा! आ रही हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाऊंगा ही ना, आज ऑफिस में मैं बेहोश हो गया था। अरे मगर क्यों? अरे तुम जो फिटनेस के नाम पर रोज ही सलाद और दाल देती हो ना, टिफिन में उससे मेरा पेट नहीं भरता और मुझे वीकनेस की वजह से चक्कर आ गए। मगर उसमें तो प्रोटीन होता है। हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है राधा, चाहे वो फिर प्रोटीन ही क्यों ना हो। उसके अलावा भी सबकी मात्रा खाने में जानी चाहिए। मैं तो बस आप सबकी सेहत के लिए ये सब करती हूँ। अरे इतना भी मत करो, हमें खुला छोड़ दो थोड़ा। थोड़े दिनों बाद एक दिन जब सुगना मंदिर से लौटकर आ रही होती है तो अचानक से गिर जाती है और उसकी सब उंगलियां और हाथ पैर जोर से अकड़ जाते हैं। कुछ लोग मिलकर उसे घर छोड़ जाते हैं। घबराई हुई राधा तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर साहब, माँ जी को क्या हो गया है? इनका पूरा चेकअप करना होगा। वैसे तो मुझे लग रहा है कि इनको गठिया हुआ है, इतना तो पता चल रहा है। गठिया? बाप रे! हाँ, गठिया। इनके घुटनों और सभी जोड़ों में जो लचक, जो चलने फिरने के लिए ऑयल चाहिए ना, वो अब नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो इनकी सेहत का बहुत ख्याल रखती हूँ, रोज प्रोटीन सलाद खिलाती हूँ और सूप भी। मतलब ये बिल्कुल भी ऑयल या घी नहीं खाती? नहीं नहीं। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? खाने में एक मात्रा में घी या ऑयल का होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर वो पेट में नहीं जाएगा तो जोड़ों में जो ग्रीस होता है वो खत्म हो जाता है। ओह, ऐसा क्या डॉक्टर?
माँ जी ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ हाँ हो जाएगी। थोड़ी देर बाद रमन भी ऑफिस से आ जाता है। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही गिर गई थी। ये सब मेरी गलती की वजह से हो रहा है, मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों। राधा रमन को सब कुछ बताती है। आई एम सॉरी रमन। अति हर चीज की बुरी होती है राधा, इसलिए मैं तुमको बार बार बोला करता था। तुम्हारी फिटनेस के प्रति जागरूकता अच्छी लगती है, लेकिन शरीर में हर तरह की प्रोटीन जाना भी जरूरी है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने हाई क्लास फ्रेंड के दिखावे और बहकावे में आ गई थी। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी और माँ जी का ख्याल डाइट चार्ट के मुताबिक ही रखूंगी। ये हुई ना बात। अब मेरे लिए आज अपने हाथों से देशी घी के गर्मा गर्म आलू के पराठे बना दो, तो ही मैं माफ करूंगा तुम्हें। बहू का तकिया कलाम। सिद्धि की एक आदत थी, उसे इंग्लिश के शब्दों को अपनी हर बात के बीच में बोलने का बड़ा शौक था, खास तौर से स्टॉप। स्टॉप मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं? बिल्कुल स्टॉप हो जाइए। कितनी बार कहा है कि किचन में कुछ भी सामान इधर उधर करने से पहले पूछ लीजिए। अरे क्या स्टॉप स्टॉप करती रहती है, तेरा बस चले तो पूरी दुनिया स्टॉप करा दे। और हाँ, सामान इधर उधर नहीं, मैं बस ये देख रही थी कि चीनी कहाँ है, चाय पीने की तलब थी। स्टॉप मम्मी जी, अब ये मत बोलिए कि आपको ये भी नहीं पता कि किचन में चीनी कहाँ होती है। सास को सिद्धि की बात बिना सर पैर की लगती है। वो उससे बहस नहीं करना चाहती, सो वहां से निकल जाती है। सिद्धि कमरे में। स्टॉप, मैं कहती हूँ बिल्कुल स्टॉप। मैंने कहा बिल्कुल स्टॉप। नहीं करता स्टॉप बिल्कुल। अरे यार, बिजली की वायर जोड़ रहा था, तुमने स्टॉप होने के लिए बोला और ये देखो क्या हुआ, करंट लग गया। अब करंट लगने पर चिल्ला रहा हूँ तो भी स्टॉप। अरे चाहती क्या हो तुम? स्टॉप, मैं क्या चाहती हूँ? अरे अब कैसे स्टॉप हो जाऊं? मेरा मतलब है स्टॉप स्टॉप। सिद्धि फिर चली जाती है सब्जी वाले के पास। भैया वो बैंगन किलो और आलू 5 किलो। स्टॉप स्टॉप। काफी देर होने के बाद भी सिद्धि को उसका सामान नहीं मिलता। क्या है भैया, कब से बोल रही हूँ आलू 5 किलो, बैंगन 2 किलो, फिर दे क्यों नहीं दे रहे हो? भैया स्टॉप। बहन जी, मैं तो 2 मिनट में तोल दूं, लेकिन आप ही तो बोल रही हैं स्टॉप। अब इतनी तो अंग्रेजी हम भी जानते हैं ना कि स्टॉप का मतलब होता है कि रुक जाओ, तो रुक गए भाई। अरे यार क्या लोग हैं। स्टॉप। अरे तोलो तोलो चलो। किसी तरह सामान लेकर सिद्धि घर आती है, जहां वो देखती है कि ढेर सारे मेहमान बैठे होते हैं। सिद्धि आते ही जोर से चिल्लाती है, स्टॉप, आप यहाँ सब कैसे? अरे अब कैसे स्टॉप हो जावे बहू, जितना आना था आ गए हम। अब हाँ बैठिए ना। सासू माँ आप बात करिए, मैं चाय बनाकर ला रही हूँ। सभी बात करने में लग जाते हैं कि तभी सिद्धि किचन से निकल कर आ जाती है। स्टॉप स्टॉप। अरे क्या खाएंगे आप लोग? पकौड़ी बना दूं या चीला या फिर इडली बना दूं? अरे जो मर्जी बना दो, बस ले आओ जल्दी से बहू, इन लोगों को निकलना है, कोई जरूरी बात करने आए हैं। अच्छा स्टॉप। सिद्धि स्टॉप वाला अपना तकिया कलाम बोलकर निकल जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो कमरे में चाय नाश्ते के साथ आती है तो जरूरी बात हो गई आप लोगों की, या मेरे डर से शांत हो गए कि चुप हो जाओ सिद्धि आ गई है। बोलिए ना। बस जैसे ही सिद्धि ने कहा बोलिए ना, घर में चकर पकर की आवाज गूंजने लगती है। अरे तुम स्टॉप क्या बोल कर गई, सभी शांत हो गए, अब बात शुरू करेंगे। हाँ भाई बहू, तुम वो स्टॉप बोल कर गई तो हम लोगों को लगा कि शायद तुम भी सुनना चाहती हो कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। फिर जो मेहमानों की बात शुरू होती है वो घंटों बीत जाते हैं, चलती ही रहती है। अरे तेरे स्टॉप के चक्कर में दोपहर हो गई, अब जाकर सबके लिए जा खाना बना कर लिया। तभी स्टॉप नहीं बोला होता तो अब तक बात खत्म हो चुकी होती। बेचारी सिद्धि करती भी क्या, खुद के स्टॉप बोलने की आदत से खुद ही परेशानी मोल लेती है। आप लोग खाना खाकर जाइए, हाँ
मैं जा रही हूँ बनाने। मम्मी जी, लेकिन स्टॉप, मैं ना खाना बना कर लाती हूँ। सिद्धि सबको खाना खिलाकर विदा करती है। पूरी तरह से थक चुकी सिद्धि शाम को पार्क में वॉक करने जाती है। स्टॉप यार, आज तो मैंने बहुत खा लिया, पेट लग रहा है कि फट ही जाएगा। सहेली एक जगह खड़ी होकर सिद्धि की बातें सुनती है। सिद्धि उसे दिन भर की सारी बातें कहती हैं। स्टॉप यार स्टॉप, चल मैं घर जा रही हूँ। सोचा था थोड़ा वॉक कर लूंगी, पेट हल्का हो जाएगा। सारा दिन काम कर कर के थक भी गई थी, लेकिन यार तेरे कारण बस खड़ी ही रह गई। वैसे तो पार्क करने क्या आई थी? और यार बड़ी अजीब लड़की है। मैंने कितनी बार बोला कि मैं वॉक पर आई थी, लेकिन तू स्टॉप स्टॉप बोलकर रोक लेती थी मुझे। यार प्लीज अब तू जा, मैं वॉक करके ही घर जाऊंगी। ओ यार, वो स्टॉप तो मेरा तकिया कलाम है। घर के सभी लोग सिद्धि के स्टॉप से परेशान थे। वे कभी उसके बोलने पर स्टॉप हो जाते तो मुसीबत आ जाती, कभी नहीं होते तो भी मुसीबत आ जाती। अरे मैं तो इस बहू के तकिया कलाम से परेशान हो गई हूँ। अरे कोई तो उसकी ये आदत हटाए। देखो माँ, ये जो आदत होती है ना, जब तक खुद की जान पर न बन जाए आदत छूटती नहीं। अरे उसकी जान पर बनाए उससे हमें क्या, हम लोगों के लिए तो ये परेशानी का कारण बनती ही जा रही है। उधर सिद्धि खुद सोचती है, अरे यार, पहले बाजार से देर, फिर दिन का सारा खाना, और फिर पार्क में मैं टहल भी नहीं पाई। क्या करूं? इस तकिया कलाम के कारण मैं खुद ही परेशानी झेल लेती हूँ। एक काम करती हूँ, आज से सोच समझ कर बोला करूंगी। बहू स्कूटी उठाती है और निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो बीच चौक पर पहुंचती है, स्कूटी फिसल जाती है और वो नीचे गिर जाती है। हाय रे, कोई तो बचाओ, किसने टक्कर मार दी मुझे? कितना दर्द हो रहा है, कोई तो डॉक्टर के पास लेकर चलो। स्टॉप। बस जैसे ही बहू स्टॉप बोलती है, सारे वहीं रुक जाते हैं। बड़ी घमंडी औरत है, एक तो हम बचा रहे हैं, ऊपर से देखो स्टॉप बोल रही है। स्टॉप, कोई नहीं है क्या इस पूरे शहर में? बहू अपने तकिया कलाम की रट लगा कर रखती है। स्टॉप, कोई है, कोई स्टॉप। लोग उसकी मदद के लिए आगे तो आते हैं, लेकिन जैसे ही उसका तकिया कलाम सुनते हैं, वहां से निकल जाते हैं। तभी कहीं से उसका पति लौट रहा था। वो बीवी को रास्ते में पड़ा देख हैरान रह जाता है। अरे तुम यहाँ, कितनी चोट लगी है तुम्हें? पति आसपास खड़े लोगों पर गुस्सा हो जाता है। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि मेरी बीवी को चोट लगी है? कोई भी नहीं है जो उसे उठाकर बिठा सके? अरे भाई साहब, कोई क्या मदद करे इस महिला की? और इतनी घमंडी है, जब भी इन्हें उठाने की कोशिश करो स्टॉप स्टॉप बोल देती है। स्टॉप, ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? मैं पिछले आधे घंटे से दर्द सह रही हूँ। स्टॉप। पति समझ जाता है कि मामला क्या है। वो सर पर हाथ रख लेता है, लेकिन जल्दी ही बीवी को डॉक्टर के पास ले जाता है। ओह, इन्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। आप लोगों ने इन्हें लाने में कुछ ज्यादा ही देर कर दी है। रुकिए, मैं चेक करता हूँ। डॉक्टर जैसे ही बहू के पास पहुँचता है। हाँ तो मैम, कहाँ चोट लगी है आपको? यहाँ। स्टॉप। डॉक्टर देखते देखते अचानक रुक जाता है। अब भी स्टॉप? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अब तो सपने में भी स्टॉप नहीं बोलूंगी। प्रेग्नेंट नर्स बहू। सुषमा की बहू विनीता एक हॉस्पिटल में नर्स थी, लेकिन उसे डॉक्टर से भी ज्यादा नॉलेज थी। हॉस्पिटल में सब विनीता की तारीफ किया करते थे। सुषमा का बेटा यानी कि अंकित अपनी बीवी विनीता से बहुत प्यार करता था और उसे अपनी पत्नी की काबिलियत पर बहुत भरोसा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और शादी के 8 महीने बाद विनीता प्रेग्नेंट हो गई। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा इकलौता बेटा है और अब इसका बच्चा इस दुनिया में आएगा। मैं दादी बन जाऊंगी, दादी। मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आपको खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ माँ। देखो बेटा, वैसे तो विनीता नर्स है, उसे अपने बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी ना आजकल बच्चे पैदा करने में बड़ी परेशानी होने लगी है। उसे कहना कि वो अपना अच्छे से ख्याल रखे। अरे माँ, आप है ना, आपके रहते हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। मैं तो अपनी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखने वाली हूँ।
उसे अच्छे से खिलाऊंगी पिलाऊंगी, तभी तो मेरा पोता या पोती एकदम हेल्दी पैदा होगा। कुछ दिनों के बाद सुबह के वक्त। अरे विनीता बहू, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं मम्मी, अपना हेल्थ चेकअप कर रही हूँ, और क्या। लेकिन ये ब्लड प्रेशर की मशीन और ये तुम्हारे हाथ में इंजेक्शन कैसा है? अरे मम्मी जी, मैं अपना ब्लड प्रेशर चेक करके देख रही थी। प्रेग्नेंट होना और ऐसी हालत में ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बेटा, इन सब कामों के लिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अपना चेकअप खुद करने की क्या ज़रूरत है? और ये इंजेक्शन किस लिए लाई हो? मम्मी जी, इससे मैं अपना ब्लड सैंपल लूँगी और हॉस्पिटल में जाकर अपना ब्लड चेक करवा लूँगी। अरे ऐसा भी कोई करता है भला? अपने खुद के हाथ से खुद का ब्लड सैंपल भी कोई निकालता है क्या? मम्मी जी, ये मेरा रोज़ का काम है, इसमें क्या है? मैं जब खुद से ये सब कर सकती हूँ तो किसी और से क्यों करवाऊँ? अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। कुछ दिनों के बाद सुषमा अपनी बहू को फिर से इंजेक्शन लगाते हुए देखती है और अंकित भी उस वक्त वहीं पर था। अरे विनीता, ये तुम क्या कर रही हो? तुम प्रेग्नेंट हो, इस तरह खुद को इंजेक्शन लगाने की क्या ज़रूरत है? अब तू ही समझा बेटा। पिछली बार भी अपना ब्लड सैंपल खुद ही कलेक्ट कर रही थी, तब भी मैंने इसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये तो मेरी बात सुनती ही नहीं। अरे मम्मी जी, मैंने पहले भी कहा था ना, बड़े हॉस्पिटल में नर्स हूँ मैं, और क्या करना है क्या नहीं मुझे अच्छी तरह पता है। हाँ, लेकिन तुम खुद को इंजेक्शन क्यों लगा रही हो? अरे इंजेक्शन नहीं है, प्रेगनेंसी में कुछ वैक्सीन लगवाने होते हैं, बस वही लगा रही हूँ, और क्या। और फिर एक दिन रात को अचानक विनीता की तबीयत खराब हो जाती है। क्या हुआ विनीता? तुम ठीक तो हो? तुम तो खुद अपना इतना ख्याल रखती हो, तुम्हारी तबीयत कैसे बिगड़ गई? पता नहीं अंकित, ऐसा लग रहा है कि वीकनेस हो रही है, बहुत कमज़ोर सा महसूस कर रही हूँ पिछले कुछ दिनों से। तुमने तो अपना ब्लड सैंपल दिया था ना हॉस्पिटल में, उसकी रिपोर्ट आई या नहीं? कल सुबह ही आ जाएगी, तब सब कुछ पता चल जाएगा। अगले दिन सुबह के वक्त। विनीता, तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट तो आ चुकी है। तुम्हारी बॉडी में तो आयरन की बहुत कमी है, देखो तो ज़रा। अरे हाँ, इसके हिसाब से तो मुझे ब्लड चढ़ाना चाहिए, वरना डिलीवरी के वक्त बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। मैं एक काम करती हूँ, ब्लड चढ़वा लेती हूँ। ऐसा कैसे ब्लड चढ़वा लेती हूँ? पहले डॉक्टर से जाकर पता करो और हॉस्पिटल में जाकर ब्लड चढ़वाओ। ये सब काम बिना किसी डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। मम्मी जी, आप फिर से शुरू हो गई ना। क्या करना है क्या नहीं मैं अच्छे से जानती हूँ, मैं खुद कर लूँगी। और विनीता हॉस्पिटल से ब्लड की बोतल का इंतज़ाम करती है और खुद अपने ही हाथों से खुद को घर में रहकर ब्लड चढ़ा लेती है। अगले दिन। विनीता, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? देखो, मुझे पता था ब्लड चढ़ते ही मेरी सारी वीकनेस दूर हो जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम ठीक हूँ मैं। कुछ दिनों के बाद विनीता की प्रेगनेंसी का 8वां महीना शुरू हो चुका था और एक दिन सुबह के वक्त विनीता अच्छे से तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ विनीता, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? बहुत दिन हो गए हॉस्पिटल नहीं गई, सोच रही हूँ आज ड्यूटी पर चली जाती हूँ। डॉक्टर का भी फ़ोन आया था अभी अभी। लेकिन बेटा, अब तुम्हारा 8वां महीना चल रहा है, ऐसी हालत में तुम्हें घर में आराम करना चाहिए और डिलीवरी करवाने तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्यों मम्मी जी, डिलीवरी करवाने में क्या प्रॉब्लम है? ये तो मेरा जॉब है और हॉस्पिटल में दिन रात यही तो करवाती थी। आपने कहा कुछ दिन काम पर मत जाओ, इसलिए नहीं गई। हाँ मम्मी, वैसे विनीता ठीक ही तो कह रही है, उसका रोज़ का काम है ना ये। तुम आजकल के बच्चे ना कुछ नहीं समझते। अरे तुम्हें वैसा तो सब पता है, लेकिन शायद ये नहीं पता कि इस हालत में अगर तुम डिलीवरी करवाने आई औरतों को देखोगी तो तुम्हारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। अरे मम्मी, ऐसा भी कुछ होता है क्या? मम्मी जी, किसी और की डिलीवरी करवाने से मेरे ऊपर कैसे फ़र्क पड़ सकता है? मैं कोई पहली बार थोड़ी ना ये सब करवाने जा रही हूँ। विनीता अपनी सास की एक नहीं सुनती और हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ से वापस आने के बाद, अरे मम्मी जी, आपको मेरी बहुत चिंता हो रही थी ना, ये देखिए मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जानती है, पूरी 5 डिलीवरी करवा कर आई हूँ, वो भी नॉर्मल वाली। देखा मम्मी, मैंने कहा था ना विनीता को नहीं होगा कुछ भी। वो बिल्कुल ठीक है। चलो अच्छा है बहू, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तू एकदम ठीक रहे।
और आजकल जिसे देखो उसके ऑपरेशन से बच्चे होते हैं, ये देख देख करना बहुत डर लगता है। चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं नर्स हूँ ना, रोज़ हॉस्पिटल में औरतों को सिखाती हूँ कि कैसे अपना ध्यान रखें ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो। तभी अचानक हॉस्पिटल से डॉक्टर का कॉल आता है। कॉल पर बात करने के बाद, मम्मी जी एक इमरजेंसी केस आ गया है, मुझे जाना होगा। अरे लेकिन अभी तो आई हो, कैसी डॉक्टर है तुम्हारी? उसे पता नहीं चलता क्या कि तुम प्रेग्नेंट हो? ऐसी हालत में तुम्हें ना बुलाए। अरे नहीं मम्मी जी, डॉक्टर की भी मजबूरी है। कह रही थी काफ़ी सीरियस केस है और हॉस्पिटल में उन्हें किसी दूसरी नर्स पर इतना भरोसा नहीं जितना मुझ पर है। मुझे लगता है कि तुम्हें मना कर देना चाहिए बहू। कुछ नहीं होगा मुझे मम्मी जी, मैं अभी डिलीवरी करवा के आती हूँ। कुछ देर बाद अंकित के पास हॉस्पिटल से फ़ोन आता है। अरे मम्मी जल्दी हॉस्पिटल चलिए, वहाँ विनीता की तबीयत खराब हो गई है। हे भगवान, सब ठीक करना, मुझे तो पहले ही डर लग रहा था। अंकित और सुषमा हॉस्पिटल पहुँचते हैं। क्या हुआ विनीता को? वो क्या है ना, विनीता एक नॉर्मल डिलीवरी करवा रही थी। केस बहुत ही सीरियस था और उस लेडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि विनीता खुद प्रेग्नेंट है तो वो अचानक से घबरा गई और उसे लेबर पेन शुरू हो गया। लेकिन अभी तो मेरी बहू का सिर्फ 8वां महीना चल रहा है। देखिए ऐसा हो जाता है, उस औरत को दर्द में देखकर घबराहट की वजह से विनीता को ये हुआ है। अरे डॉक्टर, लेकिन डरने की कोई बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमने उसे एडमिट कर लिया है। तभी सब देखते हैं कि विनीता अपने हाथ में एक छोटे से बच्चे को लिए बाहर आती है। अरे विनीता, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हें दर्द हो रहा था, तुम बाहर क्यों आ गई? अरे दर्द हो रहा था तो क्या हुआ, मैंने वो दवाई ले ली जिससे जल्दी आने वाले लेबर पेन रुक जाते हैं। और वैसे भी डॉक्टर, उस औरत को मेरी ज़रूरत थी, उसकी देखभाल के लिए मुझे ठीक होना ही था। ये देखिए, उसका बच्चा एकदम सही सलामत है। अरे वाह मेरी बहू, तूने तो अपने तबीयत की परवाह ना करके किसी और की जान बचाई। मुझे तुम पर गर्व है विनीता। ऐसे ही थोड़ी ना वो हॉस्पिटल की सबसे अच्छी नर्स बनी है। मैंने कहा था ना मम्मी जी, मैं नर्स हूँ, मुझे अपने से पहले दूसरों की तकलीफ दिखाई देती है और मैं पहले अपने मरीजों की जान बचाती हूँ, फिर खुद की। बहू का नेग। शीना को उसके ससुराल वालों ने एक शादी में पसंद कर लिया था। अरे वो लड़की तो बड़ी प्यारी है, मेरे बेटे अमन के लिए बात चलाओ ना। बस फिर क्या था, किसी रिश्तेदार के दखल से दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शीना की सास पारुल और उसकी देवरानी आसपास ही रहते थे। शादी के बाद शीना कहती है, सुनिए जी, ये चौका छूने की क्या रस्म होती है, जानते हैं क्या आप? अरे नहीं यार, हाँ पर मम्मी को चाची से बोलते सुना था कि आज तुमको किचन की जिम्मेदारी देंगे, तो वो लोग आ रहे हैं खाना खाने हमारे घर। हे भगवान, ये कैसी रस्म है? साड़ी पहनकर किचन में खाना बनाना, ये तो कंप्यूटर की कोड को डिकोड करने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। अरे चिंता क्यों करती हो, माँ है ना, सब संभाल लेंगी, वो बहुत समझदार है। शीना को भी पति की बात ठीक लगती है। वहीं घर पर शीना की चाची सास, ससुर और उनकी बहू खाने पर पहुंचते हैं। शीना की चाची सास उसकी सास से कहती है, अरे कहाँ है दीदी, आप अभी भी किचन में हैं क्या? रस्म बहू की है या आपकी? चाची की बहू कहती है, और हमारी चौका छूने की रस्म थी तो हम तो सुबह 4 बजे ही किचन में पहुंच गए थे। अरे तेरी ताई ने सर पर चढ़ा रखा है बहू को। शीना सबकी बात सुने बगैर सामने आती है। अरे आज तो तेरी चौका छूने की रस्म थी ना, तुम ही देर से आई हो। वो चाची, मुझे ना साड़ी बांधने में देर हो गई। तो वक्त से उठा करो ना, पता है जब नई शादी है, रस्में होनी है, तो फिर थोड़ा कम आराम कर लोगी तो कुछ घट नहीं जाएगा। शीना की सास को बहुत बुरा लगता है कि चाची उसकी बहू से ऐसे बात कर रही है। अरे शीना, चलो किचन में, मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि कैसे क्या करना है। देखो, मैंने सब बनाकर यहाँ रख दिया है, तुम्हें सिर्फ हलवा बनाना है, उसकी भी पूरी तैयारी कर दी है बेटा। बस किशमिश डालकर हलवा में मिलाकर लेकर आ जाना। बस फिर क्या था, एक एक कर शीना सारा खाना टेबल पर लगा देती है। अरे बहू ने इतना सब बना दिया,
वाह जी वाह। तभी शीना बोल देती है, नहीं नहीं चाची, ये सब तो माँ ने बनाया है, मैंने तो सिर्फ इसे टेबल पर लगाया है। वो साड़ी पहनकर काम करना अभी थोड़ा मुश्किल होगा ना। चाची सास तो सुनकर मानो बिफर ही जाती है। ये क्या बात हुई दीदी? मैं जब शादी कर कर आई थी तो आप बड़ी थी, पर किचन में ना आप आई और ना माँ जी। हाँ, क्योंकि उस वक्त मैं बहू थी और मुझे सास के हिसाब से काम करना था। लेकिन अब मैं सास हूं तो मैं बहू को वैसे ही बनाऊंगी ना, जैसा कभी मैं बनना चाहती थी। खैर, चाची सास खाना खाकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद, अरे शीना, ये क्या पहन रखा है? हे भगवान, इस परिवार में क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ छोटी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? इसने पहना क्या है? अरे दीदी, क्यों इतनी छूट दे रही हो? शीना जो कि सलवार सूट पहने खड़ी थी, चाची के गुस्से को देखते ही अंदर चली जाती है। देख छोटी, हम दोनों को आज की बहुओं से तुलना नहीं करनी चाहिए। वो दौर अलग था, आज का वक्त अलग है। देखिए दीदी, ये तो परंपरा है, हमारी सास ने हमें दी और आगे हमें अपनी बहुओं को देना है। ये क्या लगा रखा है आपने? आप तो पूरी संस्कृति ही खराब कर रही हैं। ये बोलकर चाची सास वहां से चली जाती हैं। शीना की सास चाची की बात से परेशान होकर रोने लगती है। तभी उसका पति वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, फिर तुम्हारी देवरानी तुमको ताने देकर चली गई है क्या? हाँ, पता नहीं मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं, पर मुझे तो बहू के सूट पहनने में कुछ गलत नहीं लगता। अरे लोगों की बहुएं तो न जाने क्या क्या पहनकर घूम रही हैं। मैं तो उसे भी बुरा नहीं मानती। ये क्या मेरी गलती है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने किए फैसले का सम्मान करो। ठीक है सब। कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर आता है शीना का पहला करवा चौथ। अरे शीना बेटा, यह त्योहार हमारे घर में बहुत मायने रखता है। तुम शाम की पूजा के लिए अच्छे से तैयार हो जाना। और सुनो, चाची सास और उनकी बहू भी यहाँ आएंगी पूजा के लिए, तो खाना भी बनाना है, वो मैं बना लेती हूँ। तुम बस आज के दिन साड़ी पहनना बेटा। शीना समझ नहीं पाती है कि चाची सास के आने पर उसकी सास उसे साड़ी पहनने को क्यों बोलती है। नहीं नहीं माँ जी, मैं सारा खाना बना लूंगी, आप उसकी चिंता ना करिए, अब तो मैंने सब कुछ सीख लिया है। शीना की सास उसकी बात पर खुश हो जाती है। छोटी को पता न चले कि मेरी बहू घर में सूट पहनती है, तो मैंने आज साड़ी पहनने को बोल दिया। क्यों लोगों को बिना वजह बात बनाने का मौका दें। शाम को सब पूजा पाठ करके बैठे होते हैं कि चाची सास की बहू चाची सास से कहती है, माँ जी, आज के दिन तो आप लोगों के घर बहुओं को नेक दिया जाता है ना? हाँ हाँ बहू, बोलना, तुझे तेरी सास से क्या चाहिए? हाँ शीना बेटा, तू भी बता दे कि तुझे क्या चाहिए। मम्मी जी, मुझे ना आपका वो रानी हार चाहिए जो आपने अभी पहना है। चाची सास थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, ले लेना, सब तेरा ही तो है। तुझे कौन सा हार चाहिए बहू? माँ जी, मुझे नेक में आपसे परमिशन चाहिए कि आप मुझे नौकरी की इजाजत दें। आप तो जानती हैं कि मैं और ये एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में साथ में थे, लेकिन आज वो कहाँ है और मैं कहाँ। वाह जी वाह, ये भी सुनना बाकी रह गया था। इस खानदान की बहू नौकरी करने बाहर जाएगी। और मैं भी तो इंटर पास हूँ, पूरे 2nd डिवीजन, लेकिन कभी मजाल है कि नौकरी की बात की हो। पर दीदी, मैंने MBA किया है, वो भी बड़े संस्थान से। तभी शीना का पति और ससुर भी वहां आ जाते हैं। देखो बेटा, मैं वही सोच रहा था कि तुम नौकरी करने के लिए क्यों नहीं बोल रही हो। मुझे लगा शायद तुम नौकरी करना नहीं चाहती हो। नहीं पापा, वो तो हमेशा से ही कुछ नाम कमाना चाहती है। अपने माता पिता को भी इसने कहा था कि वो आप लोगों को अपनी तरह से समझ लेगी। सास को शांत दिखकर शीना कहती है, मम्मी जी, मैं वादा करती हूँ,
घर का सारा काम करके ही ऑफिस जाऊंगी। खाना पीना किसी भी चीज के लिए घर वालों को परेशानी नहीं होने दूंगी। वक्त से पहले उठूंगी और काम वाली को भी हटवा दूंगी। शीना की बात सुनकर सास हंस पड़ती है। अरे शीना, ये ज्यादा हो गया हाँ। बिल्कुल काम करो बेटा, पढ़ी लिखी हो, नौकरी में अच्छा कर सकती हो। जरूर बेटा, दिया तुम्हें तुम्हारा नेग। हाँ, पुरानी परंपरा जरूरी नहीं कि अच्छी ही हो, कभी कभी बदलाव लाना भी जरूरी होता है, जिसे देर से ही सही लेकिन समाज अपना ही लेता है।